I, Zabian Bijay Tripathi. I am working as an assistant professor in Department of Humanities, Social Science and Journalism under the Faculty of Education and Methodology. आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल पढ़ना शुरू किया था। और पिछले लेक्चर में हमने महाराजा रणजीत सिंह का जीवन परिचय और उनके राजा बनने तक की कहानी को हमने समझ लिया था। आज हम बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे। तो पहले मैं लिख दूं, हेडिंग डाल दूं, महाराजा रंजीत सिंह। अगर इनके मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो ये 1780 से लेके 1839 तक जिंदा रहे। एक बार हम बैकग्राउंड की अगर बात करें जो हमने कल पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल करवा दे ताकि आपको इस वीडियो में ज़्यादा चीज़ें मिस ना हो। तो कल मैंने बताया था कि 1780 में उनका जन्म हुआ था और फादर थे उनके महासिंह उनके फादर थे। 1780 में एक लौती संतान को हुई जिसका नाम उन्होंने रखा रणजीत सिंह। 1792 में इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद रणजीत सिंह क्या बने, मिसल के चीफ। और उस मिसल का क्या नाम था, सुकर चकिया मिसल, जो कि टोटल 12 मिसलें थी जिनमें से 4-5 ही पावरफुल थी। उनमें से एक सुकर चकिया मिसल थी जिसके चीफ हुआ करते थे महासिंह। 1792 में उनकी डेथ के बाद उनके एकमात्र संतान, एकलौती संतान यानी कि रणजीत सिंह क्या बनते हैं, उस मिसल के प्रमुख या शासक बनते हैं। अब मैं आपको कल ही बताया था कि रणजीत सिंह को बचपन में ही चेचक नाम की बीमारी हो गई थी, स्मॉल पॉक्स हो गई थी, जिसकी वजह से उनका जो चेहरा था, चेहरे में धब्बे आ गए थे और साथ में उनकी जो एक आँख थी वो आँख भी चेचक की वजह से ऑलमोस्ट खराब हो गई थी। इसकी वजह से उनका जो लुक था वो इतना अच्छा नहीं था। और उनकी हाइट के बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो ज़्यादा लंबे नहीं थे, नाटे कद के थे, यानी कि 5'3" और 4 से ज़्यादा नहीं रहे होंगे, 5'3" या 5'4" इतनी ही उनकी हाइट थी। बट वो काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, काफ़ी अच्छे वो डिप्लोमेट थे, पॉलिटिशियन थे और काफ़ी अच्छे वो योद्धा भी थे। उनके साहस कमाल का था और उन्होंने एक बहुत शानदार साम्राज्य का निर्माण किया जो वाकई काबिले तारीफ है। और हम आगे चलते हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि जब रणजीत सिंह चीफ बने तो वो काफ़ी छोटे थे और उस 12 साल का बच्चा शायद ही शासन चला पाता और अकेला तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। इसलिए 1792 में एक काउंसिल बनाई गई और उस काउंसिल के जो मेंबर थे वो लखपत राय, जो कि दीवान हुआ करते थे महासिंह के, और उनकी माँ भी थी राजकौर और साथ में उनकी सास थी। और इन 3 लोगों की एक काउंसिल थी जो कि रणजीत सिंह को राज्य को चलाने में इनकी मदद कर रही थी। जब रणजीत सिंह लगभग 13 साल के थे तभी इन पर एक जानलेवा हमला, एक पठान ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया, लेकिन ये इनका सौभाग्य अच्छा था कि ये बच गए और इन्होंने खुद ही उस जानलेवा हमला करने वाले हमलावर को मार गिराया था 13 वर्ष की उम्र में। जब ये 17 साल के हुए, जब इनकी उम्र 17 साल हुई यानी कि 1797 में इन्होंने पूरा का पूरा जो सुकर चकिया मिसल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्होंने अपने हाथ में ले ली और ये बन गए उसके शासक 17 वर्ष की उम्र में। अब रणजीत सिंह ने क्या किया कि धीरे धीरे जो मिसलें थी उनको जीतना शुरू किया। कुछ मिसलें अपने आप ही आके इनके साथ जुड़ी और इनके झंडे के तले लड़ने में उनको गर्व महसूस होता था। कुछ मिसलें ऐसी थी कि जो पावरफुल थी और वो इनके आधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इनके बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में जीतने के बाद रणजीत सिंह ने उन मिसलों को अपने साथ मिला लिया। कन्हैया मिसल से उनको अमृतसर प्राप्त हुआ, लाहौर प्राप्त हुआ, और भंगी मिसल से उन्हें अमृतसर प्राप्त हुआ, जिसको उन्होंने अपनी क्रमशः अपनी राजनीतिक और धार्मिक या फिर कहे आध्यात्मिक राजधानी बनाई। लाहौर उस टाइम पे एक बड़ा शहर हुआ करता था और उन्होंने हरमिंदर साहिब के शहर यानी अमृतसर, जिसको रामदास ने बसाया था, वहाँ पर उन्होंने अपना आध्यात्मिक राजधानी का निर्माण किया और इस तरह से उन्होंने शासन को शुरू किया। अब मैंने कल बताया था कि रणजीत सिंह को ये बात पता थी कि उनकी आर्मी ही है
जो उन्हें सर्वश्रेष्ठता दिला सकती है। क्यों? क्योंकि उनके उनके एक तरफ रणजीत सिंह की अगर हम एनिमीज की बात करें तो एक तरफ है पठान, और ये कहाँ है? अफगानिस्तान एंड सो ऑन, उधर मतलब उधर ही अफगानिस्तान वाले एरिया में। और दूसरे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि लगभग 1818 तक संपूर्ण भारत, इंडिया को जीत चुकी थी। जैसे ही मराठे हारे तीसरे युद्ध में, तो लगभग पंजाब को छोड़कर संपूर्ण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य स्थापित हो चुका था। अब दोनों तरफ उन्हें चुनौतियां तो थी। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि शानदार आर्मी थी, और उस टाइम पे दुनिया का सबसे पावरफुल देश हुआ करता था ब्रिटेन। दूसरी तरफ पठान थे, जो कि कभी भी किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, और वही अहमद शाह दुर्रानी यानी कि अहमद शाह अब्दाली के वंशज अफगानिस्तान यानी काबुल में रूल कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1798-99 में अफगानियों ने, यानी कि उस टाइम पे अफगान का जो रूलर था वो था जमान शाह। अब वहाँ पर जैसे इंडिया में सम्राट या बादशाह बोलते थे, वैसे अफगानिस्तान के रूलर को शाह बोला जाता था। जैसे अहमद शाह अब्दाली, शाह शुजा और ये जमान शाह, ये शाह की पोस्ट पद लिया करते थे, टाइटल लिया करते थे। तो जमान शाह ने हमला किया, और इस हमले को रणजीत सिंह ने, इस हमले से पूरे लाहौर या पंजाब को बचाया। और इसके साथ ही इनको एक टाइटल दिया गया जिसे शेरे पंजाब कहते हैं, या फिर लायन ऑफ पंजाब भी इन्हें कहा जाता है। शेर ए पंजाब, यहाँ पर पंजाब है, इसको पंजाब करने की गलती मत करना क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कंट्रोवर्शियल है ये। तो ये पंजाब है। और इस तरह से उन्होंने अपने राज्य की शुरुआत की। धीरे से उन्होंने जब संपूर्ण मिसलों पर अधिकार कर लिया, तो उनके हाथ में एक बड़ी सी टेरिटरी थी जिस पे उन्हें रूल करना था, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करनी थी, उसको बनाए रखना था। अब इस तरह से उन्होंने राज करना शुरू किया। अब चलते हैं नए स्लाइड में। एक बार मैं आपको मैप में दिखा दूं। ये मान लो ऐसे है, सिंबॉलिक मैप है ये। है ना? और ये है पंजाब। पंजाब थोड़ा सा ये मैंने इधर बढ़ा दिया, बट आप इतना समझदार हैं, समझ जाएंगे। ये दिल्ली, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुका है 1818 तक। ठीक है? अब ये पंजाब है। अब कल मैंने आपको बताया था कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक तरफ अफगानी है, अफगानी, और यहाँ पर किसका रूल है? पठानों का। दुश्मन दोनों तरफ है, मजबूत दुश्मन है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक आर्मी चाहिए, स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके पास जरूरी है कि सबसे पहले पर्सनल्स होने चाहिए, जो ब्रेव हों। ट्रेनिंग चाहिए, आर्टिलरी चाहिए, है ना, गन्स चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, है ना, एंड कमांडर्स चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए, तब जाके एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनेगी। अब मैं आपको बता दूं कि रणजीत सिंह को इतना बड़ा विजेता इसलिए कहा गया क्योंकि उनके पास एक शानदार मजबूत आर्मी थी, शानदार मजबूत आर्मी थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो उनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, ये काफ़ी प्रेजफुल है, इसकी तारीफ आप कर सकते हैं, इसकी तारीफ आप कर सकते हैं। कैसे? अब मैं आपको बता दूं कि उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी में सारे धर्मों के लोग शामिल थे। धर्म की अगर हम बात करें तो इसमें यूरोपियंस थे, इनमें सिख थे, इनमें हिंदू थे, और इनमें मुस्लिम्स भी थे।
सोचिए आप, एक तरफ मुसलमानों से भी दुश्मनी चल रही है, दूसरी तरफ यूरोपियन से भी दुश्मनी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि यूरोपियंस में कौन कौन थे। तो इनमें अमेरिकन थे, यूनानी थे यानी ग्रीक, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन और भी थे। अब अगर, हाँ मतलब ये यही लिखने का मतलब है जो मैंने इतने एरोस बना दे। सिख तो थे ही, हिंदू भी थे और उनमें मुस्लिम्स भी थे। साथ में उनमें जो मोस्टली जो बड़े पोस्ट में थे वो थे फ्रांसीसी। कौन थे? फ्रांसीसी। और जो फ्रेंच थे उनमें मैं आपको बता दूं, उनमें दो लोग इम्पोर्टेंट हैं, एक है वेंतूरा और दूसरा है अल्लार्ड। वेंतूरा जो है वो स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस के लिए वेंतूरा है, और अल्लार्ड हॉर्स आर्मी यानी कि घुड़सवार सेना का चीफ है। अल्लार्ड को ये टास्क दिया गया था कि तुम घुड़सवार सेना को ट्रेंड करो यूरोपीय पद्धति में, और जो वेंतूरा था उसे स्पेशल फोर्सेस का चीफ बनाया गया था, यानी कि एक सेना बनाई थी रणजीत सिंह ने जिसे उन्होंने नाम दिया था फौज ए खास। और इस ये फौज ए खास में स्पेशल फोर्सेस है, यानी कि ऐसे आर्मी पर्सनल्स थे जो काफ़ी ट्रेंड थे, काफ़ी स्पेशल थे, जिनकी संख्या लगभग 35,000 के आसपास थी, 35,000 के आसपास। और ये रिजर्व रहते थे, स्पेशल ऑपरेशंस में इनको ले के जाया जाता था। और जो अल्लार्ड था उसको राज्य की घुड़सवार सेना को ट्रेंड करने के लिए उसकी जिम्मेदारी दी गई। और ये दोनों के दोनों जो थे वो फ्रांसीसी थे। तीसरा गार्डनर था, एक नाम हम भूल नहीं सकते, गार्डनर। और ये तोप खाना, तोप खाने का प्रमुख बनाया गया इसे, तोप खाने का प्रमुख। और इसे कहा गया कि तुम जो तोप खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभालो, जो भी नीड्स है वो हम तुम्हें देंगे और एक शानदार तोप खाने का निर्माण तुम करो। इस तरह से रणजीत सिंह ने यूरोपियों की सहायता से एक बेहतरीन सेना बनाई, और ऐसी सेना बनाई कि जिसे एशिया की टॉप 2 आर्मीज में रखा गया। उस टाइम की टॉप 2 आर्मीज में इनको रखा गया। पहली थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे नंबर में पंजाब की सेना को रखा गया। अब कहने का मतलब है कि इनके सामने एशिया की सबसे शानदार सेना है। तो फिर आप सोचिए कि डायरेक्ट वॉर ना तो ये लड़ना चाहेंगे ना तो ये लड़ना चाहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट इनको करनी इनकी मजबूरी बन जाएगी कि एक दूसरे के स्वाभिमान या फिर इनके सोवरेनिटी को चैलेंज ना करें, क्योंकि हमला होने की स्थिति पे या युद्ध होने की स्थिति पे लॉस दोनों का था। दूसरा रीजन ये था कि अंग्रेज बहुत जल्दी पंजाब पे अटैक इसलिए भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें इसी टाइम पर, जब रणजीत सिंह पंजाब में है उसी टाइम पर फ्रांस में नेपोलियन का भी उदय हुआ है और उसने उस टाइम के यूरोप को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। और उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ब्रिटिशर्स थी, और ब्रिटिशर्स इस बात को जानते थे कि वो रणजीत सिंह से ज़्यादा बड़ी चुनौती नेपोलियन की है, नेपोलियन से निपटना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए वो इधर कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो एक नया मोर्चा नहीं खोलना चाहते थे, क्योंकि रणजीत सिंह के रहते अगर युद्ध होता तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम पे भारत में नुकसान झेलना पड़ता। इसी वजह से उन्होंने पहले ध्यान दिया नेपोलियन की तरफ। उसके लिए चूंकि नेपोलियन का भारत में हमला ना हो, इससे उनके लिए ये मजबूरी बन गई कि वो रणजीत सिंह के साथ दोस्ताना संबंध रखें ताकि रणजीत सिंह समय आने पर उनकी सहायता भी कर सकें। और दूसरा, वो इधर एक बफर स्टेट भी बना के रखना चाहते थे कि यहाँ से अगर हमला होगा तो रणजीत सिंह के साथ जो हम संबंध बनाएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे काम आएगा। ये कुछ वजहें थी जिसकी वजह से उन्होंने रणजीत सिंह के साथ डायरेक्ट युद्ध पे उलझना सही नहीं समझा। एक तरफ रणजीत सिंह सेना की इंपॉर्टेंस को समझते थे और इन सभी की सहायता से उन्होंने एक बेहतरीन आर्मी बनाई। उन्होंने शानदार कमांडर्स अपॉइंट किए और उन्होंने लगभग जो पर्सनल थे, कहते हैं कि 70,000 की सेना उन्होंने
हर वक्त तैयार रहने के लिए लगभग खड़ी कर दी थी। और भी थी, 70,000 से लेके 1 लाख तक सैनिक थे उनके सेना में। हाँ, 1 लाख तक सैनिक थे उनकी सेना में। और इस तरह से उन्होंने एक शानदार सेना का निर्माण कर लिया था। सेना को ट्रेनिंग देने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि किस किस कैसे कैसे उन्होंने यूरोपियंस को भी लगाया था और उन्होंने अदर्स को भी लगाया था। आर्टिलरी के निर्माण के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि गार्डनर गार्डनर फिर उसके बाद क्या है, गन्स बनाने के लिए उन्होंने, गन्स के निर्माण के लिए उन्होंने लाहौर में और अमृतसर में क्या लगाई, फैक्ट्रीज लगाई। फिर मैंने आपको बनाया स्ट्रेटजी बनाने में, तो उनके जनरल्स हरी सिंह नलवा जैसे जनरल थे उनके पास। हरि सिंह नलवा, जिन्हें बाघमार भी कहते हैं, जिनके नाम से ही दुश्मन कांपते थे। और स्ट्रेटजी बनाने में रणजीत सिंह खुद महारत हासिल थी। उनकी सेना में राजपूत भी थे, उनकी सेना में सिख तो थे ही, उनकी सेना में मुसलमान भी थे, और उनकी सेना में यूरोपियंस भी थे। यानी कि उन्होंने एक शानदार धर्मनिरपेक्ष आर्मी तैयार की थी ताकि दुश्मनों का डट के सामना किया जा सके। अब ये तो हो गई उनकी सेना के बात। अब हम चलते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, रणजीत सिंह का व्यक्तित्व कैसा था। क्या वो रिलीजियस आदमी थे या फिर वो सेकुलर आदमी थे? तो अब उनकी सेकुलरिटी की बात करें अगर, तो वो एक सेकुलर थे पर्सनली वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने मस्जिद बनवाई थी, मस्जिदों का निर्माण कराया प्लस सरकारी सहायता दी। यानी कि जो मस्जिद पहले से बनी हुई थी उन्हें सरकारी सहायता दी, पहले से बनी मस्जिदों को सरकारी सहायता दी, सेकुलर कह दे। अगर एक सबसे मस्जिद की, तो उन्होंने माई मोरान की मस्जिद बनवाई थी, माई मोरान। और ये जो मोरान है ये उनकी मुस्लिम पत्नी है, किसकी? रणजीत सिंह की। अब ये माई मोरान, ये जो मुस्लिम पत्नी उन्होंने बनाया, इसकी वजह से रणजीत सिंह को अकाल तख्त ने इनको सजा सुना दी थी। क्या सुना दी थी? सजा दे दी थी। और वो सजा थी 100 कोड़े मारने की सजा, 100 कोड़े मारने की सजा। अब ये सजा सुनाई गई, रणजीत सिंह सजा को लेने के लिए गए भी। सोचो, पंजाब के महाराज हैं वो, लेकिन अकाल तख्त की द्वारा, आप सोचिए अकाल तख्त की पावर क्या होगी। गुरुओं ने अकाल तख्त का निर्माण कराया था, और इस अकाल तख्त का निर्माण कराया था गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण कराया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 12 फीट थी, 12 फीट की ऊंचाई थी। और यहाँ से जो भी निर्णय लिए जाते थे उसे हर सिख और खालसा पंथ के मानने वाले व्यक्ति को मानना ही पड़ता था। और रणजीत सिंह को 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। और जब उनकी उदारता को देखते हुए, फिर वो चूंकि वो महाराज है इसलिए उनकी सजा फिर बाद में 1 कोड़ा कर दी गई, और इसको उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि उनके धर्मनिरपेक्ष होने का प्रमाण देता है। साथ में उन्होंने अपनी सेना में मुस्लिमों को भी भर्ती किया, और उनका जो विदेश मंत्री उसका नाम था अजीजुद्दीन उनका विदेश मंत्री था। और इस तरह से उन्होंने राजपूत राजाओं को या सरदारों को भी अपनी सेना में शामिल किया, और यूरोपियों को भी शामिल किया। कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति के धार्मिक स्थल को न तो जलाया और न तो नष्ट किया। हालांकि 1-2 मस्जिदों का ऐसा वो मिलता है कि उन्होंने उसमें शायद वो सेना का मुख्यालय बना दिया था। साथ में उन्होंने हरमिंदर साहिब को सोने की परत और उन्होंने उसे गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर में कन्वर्ट
कर दिया। जो आज आप देखते हो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है जिसका नाम है हरमिंदर साहिब, वो गोल्डन टेम्पल में जो गोल्ड सोने की परत चढ़वाई थी वो महाराजा रणजीत सिंह ने ही चढ़वाई थी। साथ में महाराजा रणजीत सिंह ने हरमिंदर साहिब के अलावा हुजूर साहिब, हुजूर साहिब ये कहाँ है, नांदेड़, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह की हत्या की गई थी, और वहाँ पर जो गुरुद्वारा बना है उसका पुनर्निर्माण कराया और वहाँ पर दान भी दिया। और साथ में ये पटना साहिब, पटना साहिब जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था, वहाँ बने हुए गुरुद्वारों का भी पुनर्निर्माण कराया और उसको भी दान दिया था। साथ में इन्होंने काशी विश्वनाथ में जो भगवान शिव की काशी की मंदिर बनी हुई है, वहाँ पर जो आप देखोगे कि ऊपर वाले हिस्से में जो सोने की परत चढ़ाई गई है वो भी महाराजा रणजीत सिंह ने ही चढ़वाई थी। कहते हैं इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया, कई मस्जिदों का निर्माण कराया। कहते हैं कि गुरुद्वारा से ज़्यादा इन्होंने मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण कराया। आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो कितने धर्मनिरपेक्ष रहे होंगे और उनके राज्य में रहने वाले सभी धर्म को मानने वाले लोग कितने खुशी और खुशहाली का जीवन जीते रहे होंगे। अगर हम कहें कि रणजीत सिंह को लायन ऑफ पंजाब कहे तो ये बिल्कुल गलत और मिथ्या नहीं होगा, क्योंकि वो सारी क्राइटेरिया वो पूरी करते थे लायन कहलाने के, और उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। और उनके सेनाओं में से लेके जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल पोर्शन होता है वो आर्मी होती है, वहाँ पर उन्होंने सभी धर्म के लोगों को अपॉइंट किया और साथ में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के सारे उदाहरण पेश किए। उन्होंने अपने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए जो भी संभव हो सकता था उन्होंने किया। अब आगे चलते हैं कि अंग्रेजों के साथ कैसे उनकी मित्रता रही और अंग्रेजों के साथ कैसे जब तक जीवन जिंदा रहे तो कैसे उन्होंने अमृतसर की संधि की। और अमृतसर की जो संधि 1809 में उन्होंने चार्ल्स मेटकाफ के साथ करी थी, और उसके बाद जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब राज्य के बीच में क्यों कोई भी युद्ध नहीं हुआ, ये हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम समझेंगे और रणजीत सिंह की महानता के बारे में हम कंक्लूड करेंगे। और फिर हम पहुंचेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और उसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में किस तरह सिख राज्य का विलय उनके साथ कर लिया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। ये हम अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।